नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में आज लेक्चर नंबर 18 पर बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अगर डायपोल है हमारे पास तो उसके मोशन के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डायपोल है अगर हमारे पास और उसको हम लोग इस तरह से रख रहे हैं तो ये एक तरह से डिफ्लेक्टेड पोजिशन में है और अब आप इसको यहाँ पर रख के छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर ये डायपोल हो गया इस तरफ, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर से निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है और हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया थीटा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हमने घुमा दिया और फिर अब हम इसको छोड़ने वाले हैं। तो फिर क्या होगा आप देख सकते हैं, क्यू ई का फोर्स इधर लग गया उस तरफ और इधर भी क्यू ई का इस तरफ लग गया। तो ये दोनों क्या करेंगे, इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे और हम जानते हैं कि रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2p रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई साइन थीटा। ये हमने पीछे प्रूव किया था, एक बार फिर से आपको कर देता हूँ। जैसे कि क्यू ई फोर्स हो गया और इस पर परपेंडिकुलर लगेगा ओ के अबाउट, ये चूंकि ऑसिलेट करेगा एक तरह से, तो ओ से यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ डालेंगे, ये एल होगा, ये थीटा है, तो फिर ये वाला इसके सामने ऐसे देखोगे तो ये भी हो जाएगा एल साइन थीटा और यही वाला हो गया परपेंडिकुलर लेंथ। तो जितने लेंथ है वही लेंथ ये भी है, ये थीटा है, तो फिर यहाँ से आप इसको सामने वाला ये एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा और ये भी एल लेंथ हो गया तो इसके भी सामने वाला ये लेंथ एल साइन थीटा हो जाएगा। तो इस वाले फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क बनेगा वो कितना बन गया, Q इंटू ई, अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ जो कि क्या है एल साइन थीटा, और इतना ही इसकी वजह से भी बना है क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज इस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसी क्यू ई एल साइन थीटा को हम लोग लिख रहे हैं क्यू इंटू टू एल को एक साथ और बच गया ई इंटू साइन थीटा। इसी को क्यू इंटू ट्वेल्व को हम लोग पी ई नाम दिए, फिर ई इंटू साइन थीटा। तो यही हमारा टॉर्क का कैलकुलेशन होता है जो हमने भी पिछले वीडियो लेक्चर में किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। सो टॉर्क रिस्टोरिंग आपका पी ई साइन थीटा बन गया। टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो इसी ओ पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट होगा, तो आई नॉट इंटू अल्फा करेंगे फिर पी साइन थीटा। तो हमने लिख भी दिया, पी हो गया क्यू इंटू ट्वेल्व और आई नॉट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन आएगा, तो जैसे ये वाला अपना बॉब आ गया जो चार्ज मटेरियल होगा यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, इनका इनका जो भी मास होगा उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, जो हम लास्ट में कैलकुलेट भी करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। और एक रॉड जो बीच में इनको कनेक्ट किए हुए हैं, अगर तो रॉड का मास अगर आपको दिया हुआ है तो एम एल, तो उनके टर्म में आप निकालेंगे इस तरह से, तो ये चला आएगा। तो एक बार देख लीजिए, जैसे कि ये एम मास का, ये एम मास का, और इसको ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखते हैं, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये एल हो गया। तो जैसे होता है कि अगर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मास है तो एम आर स्क्वायर पढ़ते हैं, तो उसी तरह से ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर इसका भी और एम एल स्क्वायर इसका भी, तो वही हो जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। और मास ऑफ द रॉड अगर एल है तो और इसके ठीक बीच से घूम रहा है, तो जैसे ये रॉड हो जाता है और इसके बीच से अगर इस तरह से घूमना हो तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है, यहाँ पर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है वो m इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे लेंथ हो गया है यहाँ पे 12, तो उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, इन्हीं को आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो वही आई नॉट है यहाँ पे, आई नॉट के टर्म में ही आगे बढ़िए आप। और हम यहाँ पर वेरी वेरी स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात करेंगे। तो बहुत स्मॉल होता है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो फिर आई नॉट अल्फा इक्वल टू पी ई और साइन थीटा की जगह आ जाएगा थीटा। तो अल्फा हमारा बन गया पी ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू थीटा। नाउ कंसिडरिंग साइन वी हैव, तो हम लोग अगर साइन को भी कंसिडर करें तो साइन में कंसिडरेशन में ये है कि थीटा हमने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाया हुआ था, इसको डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिए थे और रिस्टोरिंग टॉर्क इस पर क्लॉकवाइज लग रहा है, तो यहाँ पर इस वजह से एक निगेटिव साइन आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड थीटा। तो यहाँ पर ये माइनस लगाना है हमको। तो आप देख सकते हैं कि पी ई की वैल्यू, ई की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू एक कांस्टेंट है, सो आप कह सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। तो
तो इसी को आप कहते हैं रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर एंगुलर एसएचएम की कंडीशन डेवलप हो जाएगी फॉर स्मॉल एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो जब ऐसा होगा तो फिर ये माइनस थीटा का जो कॉफिशिएंट होगा वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो ओमेगा स्क्वायर हम लिख देंगे पी इंटू ई बाय आई नॉट। तो पी इंटू ई बाय आई नॉट इस तरह से हो गया। सो ओमेगा बिकम रूट अंडर पी इंटू ई बाय आई नॉट। तो फिर टाइम पीरियड पूछता है आपसे, तो 2 पाई बाय ओमेगा आप जानते हैं टाइम पीरियड के लिए एसएचएम में, तो 2 पाई और रूट अंडर हो जाएगा ओमेगा को, ये वाला जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको ओवरऑल टी मिल गया 2 पाई रूट ओवर आई नॉट अपॉन पी ई इंटू ई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा ये डायपोल वो एक एंगुलर एसएचएम को परफॉर्म करेगा जिसका टाइम पीरियड इतना होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी आपसे बोर्ड में इसको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है और कभी कभी इस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। तो ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। कोई भी डायपोल है तो सराउंडिंग में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक डायपोल की वजह से। तो देखिए जैसे हमने एक डायपोल यहाँ पे बनाया, माइनस चार्ज जो भी होगा यहाँ रखा, प्लस यहाँ पे है, तो मान के चलें कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू इस तरह से है और इनके बीच की दूरी हो गई 12। सेंटर ओ पॉइंट से आपका इधर आ गए तो ये हो गया एल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने ओ पॉइंट यहाँ पे मान लिया, तो यहाँ से इधर आ गए तो एल और उधर चले गए तो वो भी एल, तो टोटल मिला करके हो गया आपका 2L इस तरह से। और हमने क्या किया, इस मिडिल पॉइंट से एंगल थीटा पर r डिस्टेंस चले गए, मतलब इस मिडिल पॉइंट O से आप इस तरह से चले जाएंगे P तक, तो OP इज R। तो यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन ना हो, दिस OP इज R। O से लेकर के P तक की दूरी को क्या कह रहे हैं, R कह रहे हैं। ठीक है, OP इज R। और जो ये AB है दिस इज 2L। ओके, लेंथ ऑफ दी डायपोल। तो ये ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया कि ये जो R है ना, ये अंडरस्टूड होगा कि दिस इज मच मच ग्रेटर देन L। L या 2L से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। डायपोल की जो लेंथ होती है एक्चुअल में वो बहुत छोटी होती है, और आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ये R ये बहुत ही बड़े, R इज मच मच ग्रेटर देन L, ये कंडीशन लेकर के हमको डील करना होता है। तो यहाँ पर ये एक तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है जिसमें आपको एक वैल्यू R बतानी होती है, मतलब सेंटर से कितनी दूरी पर, और एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम लोग घूमते हैं। तो ये हम लोग देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल घूम के गए हुए हैं थीटा एंगल, और उस थीटा एंगल पर R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस P पर हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको हम लोग निकालना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए प्रोसेस क्या होगा कि अब ये वाला जो चार्ज है ये तो इससे थोड़ा सा नज़दीक में आ गया और ये वाला चार्ज इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा दूर आ गया। तो इस जो नज़दीक आया तो कितना नज़दीक आया देखना है, जो दूर गया वो कितना दूर गया, उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन पर, और इधर भी इसी तरह से इस लाइन को बढ़ा दीजिए और फिर ड्रॉ कर दीजिए। और फिर आप देखेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस आएगा आपको, ये L है, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा L cos थीटा। उसी तरह इसका अपोजिट एंगल ये थीटा हो गया, तो और ये वाला L था तो ये भी बन जाएगा L cos थीटा। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और ये बहुत बड़ा होता है तो इस वजह से आप PDA को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के रूप में देख सकते हैं, मतलब कि AP लेंथ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DP लेंथ के। ठीक है, और ये AP DP के बराबर है, और DP है कितना, तो L cos थीटा प्लस R। तो आप लिख सकते हैं R प्लस L cos थीटा इस तरह से। और उसी तरह से आप तो उधर वाला साइड को देखेंगे जो कि BP है, तो BP यहाँ पर देखिए P B और C ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब कि इनकी भी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो यहाँ कहेंगे BP इज इक्वल टू CP, और ये कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी R थी, उसमें से इसको आपको L cos थीटा माइनस करना होगा, तो R माइनस L cos थीटा। और ये सब तभी संभव है जब
आर इज मच मच ग्रेटर देन एल। ये कंडीशन आप लगाएंगे तभी आपको ये दोनों आइसोसेलेस बनेगा और आपका ये दोनों बराबर होगा। उधर ये दोनों यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर हो जाएंगे और इधर से ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। क्लियर है? तो इसी को अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में यूज करना होता है हमें। तो V एट P नाउ मैथमेटिकली आप इसको यूज करेंगे तो Vp जो आएगा प्लस की वजह से भी आएगा और माइनस की वजह से भी आएगा। तो प्लस की वजह से पहले जो आ रहा है उसको लिखते हैं। तो फार्मूला क्या है? पॉइंट चार्ज की वजह से है तो यहाँ पर क्यू चार्ज ही ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या वैल्यू आएगी? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस बीपी जो कितना आ गया r माइनस एल कॉस थीटा। करेक्ट है? और माइनस की वजह से, तो माइनस की वजह से माइनस ही होता है, बाकी कितना? तो 1/4πε0 एंड क्यू बाई ये डिस्टेंस जो r प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगी। इसमें से आप देख सकते हैं कि 1/4πε0 इनफैक्ट क्यू बाई 4πε0 को कॉमन कर लीजिए और फिर आपका 1 r माइनस एल कॉस थीटा और ये माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। इस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं आप और फिर आगे हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो ये यहाँ पर r प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा और ये इसके साथ, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, कुछ कैंसिलेशन है, देख सकते हैं। तो ये कितना बन गया? 2l cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला चलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे उठा लेंगे। अब क्योंकि हम लोग ये कंडीशन यूज कर रहे हैं r इज मच मच ग्रेटर देन l, तो r स्क्वायर भी जो होगा वो इस टर्म से बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग चाहें तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। सो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि r इज मच मच ग्रेटर देन l, सो r स्क्वायर विल बी मच मच ग्रेटर देन l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो भी टर्म्स होंगे उससे काफ़ी बड़ा होगा। तो इस वजह से q/4πε0 2l cos थीटा डिवाइडेड बाय इसको r स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्योंकि बहुत बड़े नंबर में से बहुत छोटा नंबर आप जोड़ दो या घटा दो फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा नंबर जो है वही क्वांटिटी आएगी। तो ये ऐसा ही रह गया। अब देखिए q इंटू 2l को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो p cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू हमको आ गई p पॉइंट पर, सो फाइनली आप एक बार लिख देंगे। सो फाइनली v at any arbitrary point p is p cos theta divided by 4πε0 r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एंगल, अगर मैं कहूँ कि एंगल इज 0, तो 0 मतलब कि हो गया कि इस लाइन पर आप आ जाएंगे जिसको हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते हैं। जैसे इस लाइन पर कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा p पॉइंट। अगर एंगल थीटा 0 होता तो वो p पॉइंट कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल इस लाइन पर। तो ये हो जाता है एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा 0 पुट करेंगे आप। मान लीजिए इसी r डिस्टेंस पर हम जाना चाहते हैं इस तरफ, तो क्या आंसर हो जाएगा? p/4πε0 r स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम लोग 90 ले लें थीटा को, तो ये इस वाले पोजीशन को ऐसे ये बाइसेक्टर लाइन पे चली जाएगी। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ पर कहीं पर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इस पर निकालना चाहिएगा तो थीटा की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जैसे यहाँ पे दीजिएगा तो वीपी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इस लाइन पर कहीं भी आपको जो पोटेंशियल आएगा तो v ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज 0 एंड v ऑन एक्सियल पोजीशन आपको ये cos थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 इज 1, सो p/4πε0 r स्क्वायर। इस तरह से आपको आएगा।
क्लियर है? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर थीटा के लिए वैल्यू पी कॉस थीटा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। फिर आपका अगर एक्सियल पोजीशन के लिए बोलेगा तो आपका थीटा हो जाएगा फॉर एक्सियल पोजीशन, यहाँ आप लिख देंगे फॉर एक्सियल पोजीशन थीटा बिकम 0 डिग्री और फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन थीटा बिकम 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो एक्सियल पोजीशन के लिए 0 डिग्री या 180 डिग्री भी कह सकते हैं, यहाँ 90 या 270, मतलब इस तरफ भी कह सकते हैं एक्सियल, और ये इक्वेटोरियल नीचे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम टाइप का है। ठीक, तो इसको ब्रॉड ए पोजीशन और इधर ब्रॉड बी पोजीशन भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है, 10A पोजीशन 10B पोजीशन, इस तरह से 2-3 नाम देते हैं, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, आगे सीखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी आर थीटा ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल हमारा बनाएंगे सबसे पहले। अब ये फील्ड जो होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, लास्ट वाला जो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी था पोटेंशियल, तो आसानी से आपका प्लस वाले चार्ज के लिए प्लस, माइनस वाले के लिए माइनस, और आराम से दोनों को आपने सम अप कर दिया तो आपको रिजल्टेंट मिल गया था। यहाँ पर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना होगा और एक आध कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो उससे आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फिर वही बात, एक आर दूरी पर, ये आर जो होगा हम लोग मच मच ग्रेटर देन एल लेते हैं, तो यहाँ पर ये आर दूरी पर कोई पॉइंट पी हुआ, आर कॉमा थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, तो वहाँ पर हमको फील्ड के बारे में प्राप्त करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझेंगे आप कि यहाँ पर जो फील्ड होगा इस प्लस की वजह से, आप जानते हैं प्लस की वजह से अवे होता है, तो अगर हम इस तरह से यहाँ पर देखें तो ये लाइन जो हमने मिलाई है यहाँ पे, ये तो ये अवे कुछ भी वैल्यू होगा, मान के चलिए कुछ हुआ ई प्लस इस तरह से, और उसी तरह से अब मैं इसको भी मिला लूं, पॉइंट चार्जेस हैं ऐसे, तो वो इसकी तरफ आ जाएगा ई माइनस कुछ ना कुछ, है ना। ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड ई प्लस का ज़्यादा होगा और ई माइनस चूंकि दूरी ज़्यादा है तो ई माइनस कमज़ोर होगा। ठीक है, कमज़ोर है तो इसको थोड़ा सा छोटा एरो से हम दिखा सकते हैं, ऐसे हो गया। ठीक, तो इन्हीं का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, और रिजल्टेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पैरेललोग्राम रूल आपको याद होगा वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो हम लोग दो वेक्टर का जो है पैरेललोग्राम यहाँ बना देंगे, और फिर उसके बाद इसका जो ये डायगोनल होगा यही हमारा रिजल्टेंट होगा, ई नेट, बेसिकली यही है आपका ई एट पॉइंट पी। ठीक है, तो इसको आप ई नेट कहिए या ई पी कह लीजिए, ई एट पी इन वेक्टर फॉर्म, इस तरह से हमारा वो प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ई प्लस और ई माइनस निकालने के लिए अब हमको ये वाला डिस्टेंस जो होता है ये एग्जैक्ट चाहिए, तो वो यहाँ पर हमको अगर एक तरीका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा आसानी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए, ये एंगल तो थीटा हो ही गया आपका, बाकी ये वाला एल और ये एल तो वो सब कुछ था ही। तो मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि हमें पता है कि वीपी क्या था, है ना। तो अभी अभी हम लोगों ने जस्ट वीपी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त की, पीई कॉस थीटा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, यही हमने। तो यहाँ पर देखिए कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है डायपोल में, तो आप 1/r² इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि पी कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट, सारी चीज़ें आर वगैरह कांस्टेंट होगी, तो आप देख सकते, सॉरी 4πε0 कांस्टेंट है, तो आर के हिसाब से अगर वेरिएशन पूछ रहा है तो 1/r² के हिसाब में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वीपी बनता है। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन था, बेसिक रिलेशन, जरा उसको याद करेंगे हम लोग। तो ईपी और वीपी में रिलेशन हमारा आता था, हम लोग -dv/dr कहते थे, आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया है, तो -dv/dr जो किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम में वर्क करता है। तो ये जो आपने पढ़ा है
तो कार्टेशियन सिस्टम में आपने देखा है इसको कि यहाँ पर Ex निकालना हो तो dv/dx यूज करते हैं, Ey निकालना हो -(dv/dy यूज करते हैं, और Ez निकालना हो तो -(dv/dz यूज करते हैं, जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो काम करते हैं एक्स वाई जेड में काम करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, तो ये वाला जो काम होता है ना, इसको कार्टेशियन सिस्टम में किया जाता है, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में ही आप एक्स वाई जेड की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो आ गए पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ तो आप आर कोमा थीटा में बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहां पर इसकी जगह, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को लिखता कार्टेशियन सिस्टम में, तो क्या लिखता, एक्स कोमा वाई लिखता, दो ही वेरिएबल आते हैं एक्स कोमा वाई। अब पोलर में लिख रहा हूं तो दो वेरिएबल यहाँ भी आएंगे, तो वो आर कोमा थीटा आ रहा है। ठीक है, तो हमें ई एक्स की जरूरत पड़ती, ई वाई की जरूरत पड़ती, तो हम लोग ई एक्स ऐसे निकाल लेते, ई वाई ऐसे निकाल लेते, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में ही आपका फील्ड होता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जेड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने कार्टेशियन में तो लिखा नहीं, हमने तो आर थीटा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी कोई फार्मूला होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में दो कंपोनेंट चले आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक को बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, एक को क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट। तो ईपी वेक्टर जो होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। दूसरा होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसको हम ई थीटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग साइड में यहाँ पे मेंशन करेंगे, वेयर ई आर इज रेडियल कंपोनेंट एंड ई थीटा इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, ये अब ये दोनों ई आर और ई थीटा क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों ई आर और ई थीटा क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ई आर होगा आपका, अगर मैं इस फिगर में दिखाऊं, तो उस ई आर का डायरेक्शन जो होगा वो ई आर, ये जो लाइन आपका इस तरह से जा रहा है, मतलब ओपी लाइन हो गया, इसी लाइन के डायरेक्शन में ये ई आर का डायरेक्शन हो जाएगा। अब वैल्यू कितनी होगी तो वो फॉर्मूला से निकल के आएगा। तो यही है आपका ई आर। ठीक है, और दूसरा जो ई थीटा है, जिसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कह रहे हैं, तो नाम में टेंजेंट माने परपेंडिकुलर के हिसाब से, तो वो इस पर परपेंडिकुलर, रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलेगा। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ई आर कंपोनेंट कुछ ऐसे आ जाएगा और ई थीटा कंपोनेंट कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इन सब की वैल्यू जो होगी वो आपको फॉर्मूले से प्राप्त हो जाएगी, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करिए। तो उनका ही रिजल्टेंट आपका ये ईपी वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया ईपी वेक्टर और ये हो गया ईआर वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही होगा आपका ये ईपी वेक्टर, जो आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो उसको मैं ब्लैक से थोड़ा कर दूं। दिस ईपी वेक्टर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ चूंकि ई माइनस का कैलकुलेशन और ई प्लस का कैलकुलेशन आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ईपी का कैलकुलेशन जो होगा वो ई माइनस और ई प्लस के वेक्टर सम के, चूंकि हमें इसके बीच का एंगल नहीं मालूम, यहाँ का एंगल तो थीटा है, लेकिन ई प्लस और ई माइनस के बीच का एंगल मालूम नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। ई प्लस निकाल भी लेंगे, ई माइनस निकाल भी लेंगे, जैसा कि हमने पिछले में वी प्लस और वी माइनस निकाल लिया था और वहाँ कोई एंगल का प्रॉब्लम नहीं था, तो सीधा सीधा अलजेब्रिक सम हो गया था। लेकिन यहाँ पर ई प्लस और ई माइनस में एंगल हमें पता नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पर इसके इस ई प्लस ई माइनस की मदद से ईपी तक नहीं पहुंच सकते, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेकिन ये ईपी आया कहाँ से, तो वो इसी ई प्लस और ई माइनस का रिजल्टेंट वेक्टर सम है, वहां से आया। तो उसको दिखाने के लिए हमने ये ड्रॉ किया। लेकिन अब कैलकुलेशन की बात आएगी तो हम इसको कैलकुलेशन ई आर और ई थीटा से ही करेंगे, इसलिए अब इस ई माइनस का और ई प्लस का फिलहाल यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिए। ठीक है,
और अब आपके पास रह गए ई आर रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट का कैलकुलेशन। ओके, तो जब आपके पास वीपी यहाँ होता है तो मैथमेटिकली ईपी जो रेडियल कंपोनेंट है वो आप सीधा सीधा dv बाई डी आर लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड, जो भी आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है ऑफ कोर्स, और जो ई थीटा टेंजेंशियल वाला लेंगे वो 1/r एंड dv बाई डी आर, इसको कैलकुलेट करने से आ जाएगा। और याद रहे ये हम लोगों ने इन मैग्नीट्यूड काम करना होता है। ठीक है, अगर माइनस आ भी गया तो हम लोग मैग्नीट्यूड लेके पॉजिटिव वैल्यू के साथ काम करेंगे वहां पे। ओके, याद रखिएगा। तो आइए आगे बढ़े और काम करते हैं उस पर। तो फॉर ई आर, ऊपर से ही लिख लेते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगा। फॉर ई आर रेडियल कंपोनेंट, तो ई आर हमारे पास हो गया, वैसे तो माइनस, लेकिन हम मैग्नीट्यूड में काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीपी देखिए, वीपी क्या है, पीई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पीई कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएंगे। डी बाई डी आर ऑफ 1/r स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखते हैं r का पावर -2। तो डिफ्रेंसिएशन आसानी से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आप अगर भूल गए तो x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन याद करेंगे, n इंटू एक्स की पावर n-1 ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा ये -2, फिर r की पावर -2 -1। ठीक, मतलब माइनस, जैसे हमने कहा माइनस, हालांकि इसमें यहाँ पे माइनस ही होता है, वो माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन हम लास्ट में मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। तो 2 पीई कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन आर की पावर -3 नीचे आकर के ऐसे क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सो इन मैग्नीट्यूड, या अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से चलिएगा। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी एक माइनस लगा दीजिए, और वो माइनस क्या करेगा, फार्मूले में जैसे ई बराबर माइनस डी बाई डी आर होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ भी काम करना है। तो इसमें आप ले आइए माइनस माइनस, फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो अलग से एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नहीं लिखा तो अलग से एक लाइन लिख दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड हमें कंसिडर करना है, तो मॉड लेकर के पॉजिटिव बना लीजिए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। खैर, तो हमें जो मेन वैल्यू है उससे मतलब है कि मैग्नीट्यूड क्या आया हुआ है पॉजिटिव वैल्यू से, तो वो भाई ये आया हुआ है 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ठीक है, ये रेडियल कंपोनेंट आ गया। इसी तरह से टेंजेंशियल कंपोनेंट लाना है, तो ऑल्सो फॉर ई थीटा। तो ई थीटा का फॉर्मूला जैसे हमने कहा -1/r, और उसके बाद dv बाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको करेक्ट करेंगे, डी थीटा कर लेंगे, डी वी पी बाई डी आर, और ये ई थीटा 1/r डी वी पी बाई डी थीटा, टेंजेंशियल है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा वो। चलिए, तो 1/r हो गया, और डी वी पी बाई डी थीटा करना है, तो डी बाई डी थीटा, और यहाँ पर वीपी, वीपी क्या हो गया है, वीपी है हमारा ओरा, तो पीई कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आर जो होगा थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, एक तरह का पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है। यहाँ पर जैसे कि हमने आर के रिस्पेक्ट में किया तो थीटा कांस्टेंट हो गया, जैसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई का करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो वाई कांस्टेंट हो जाता था। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि आर थीटा दो वेरिएबल है, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 1 इतना हो गया, बाकी पी कॉस थीटा इस बार अंदर रह जाएगा, पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सब मिलके आर क्यू बन जाएंगे, डी बाय डी थीटा ऑफ सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा अंदर बचेगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखिए, तो ये पीई
अपॉन 4πε0 RQ बन गया। और यहाँ कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस इस माइनस को फिर से प्लस कर देगा, पॉजिटिव आना ही था। तो अगर आपने इसको माइनस नहीं भी दिया होता तो आप यहाँ पर फाइनल में मॉड लगा के प्लस ले सकते थे। तो यहाँ पर बन जाएगा पी साइन थीटा अपॉन 4πε0 RQ। तो सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई थीटा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली ई थीटा की वैल्यू जो आ गई, क्या आ गई, पी साइन थीटा अपॉन 4πε0 RQ। तो दोनों कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। रेडियल वाले की हो गई 2p cos थीटा बाय 4πε0 RQ और टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया p साइन थीटा बाय 4πε0 RQ। ठीक है, अब आगे की कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगी कि ई आर और ई थीटा दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वही बनेगा ईपी वेक्टर। तो उस ईपी वेक्टर को अब हम लोग ईपी का मैग्नीट्यूड प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हमारे पास ई आर की वैल्यू है, ई थीटा की वैल्यू है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर का कैसे आता है, तो ईपी हमें पता है रूट अंडर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो दो वेक्टर अगर हमें पता होना चाहिए कि अगर एक वेक्टर पी इधर है, एक वेक्टर क्यू इधर है और इनका रिजल्टेंट कहीं आर है, तो दिस आर विल बी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आई होप कि ये आपको पता होगा। तो वही उसी आधार पर ये चला। तो आइए अब जरा इसमें रख करके फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ई आर का स्क्वायर है तो 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4πε0 RQ का होल स्क्वायर, ये रहने दीजिए। फिर प्लस ई थीटा वाले साइड में जाएंगे तो p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4πε0 RQ का होल स्क्वायर, ऐसे चलेगा। तो आप एलसीएम देख सकते हैं एक जैसा है और वो भी स्क्वायर में है, तो पूरा पूरा रूट भी है तो बाहर आ जाएगा सीधा सीधा। तो हम लिखेंगे 1/4πε0 RQ, ये बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर रहेगा क्या क्या, देखिए पी स्क्वायर भी कॉमन करके बाहर कर दीजिए, स्क्वायर है तो बाहर आकर के वो स्क्वायर हट जाएगा। तो p/4πε0 RQ से आ गया। अंदर में बचेगा यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा और एक बार बचेगा साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड टर्म से, देख लीजिए। क्लियर है। एक बार फिर से एलसीएम लिया तो एलसीएम नीचे में स्क्वायर था, रूट भी था, तो रूट था तो हट गया, स्क्वायर हट गया, रूट के बाहर आ गया एज इट इज। उसी तरह से पी स्क्वायर था, कॉमन लेके पी स्क्वायर बनेगा, रूट है तो एक बार पी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा पहले टर्म से और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दूसरे टर्म से, दिख गया। अब क्या करना है, एक cos स्क्वायर थीटा को एक साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा 3, तो वही लिखने जा रहे हैं। चलिए काम करते हैं, वहां लिखते हैं। p/4πε0 RQ एंड रूट अंडर एक cos स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ गया तो 1 बन गया और बचा यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा, तो वो 3 cos स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो भाई यही है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, सो फाइनली आप देख सकते हैं कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर थीटा पर जो ईपी की वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज p/4πε0 RQ एंड रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसी तरह से आप अगर इसी में एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए काम करेंगे फॉर ई एक्सियल, तो एक्सियल के लिए आपको थीटा क्या पुट करने को बताए थे, एक्सियल मतलब इस वाली लाइन पर, तो थीटा हो जाएगी 0, तो 0 पुट करिएगा तो cos 0 1 हो गया, cos स्क्वायर 0 भी 1 होगा, तो 1 + 3 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4 का रूट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स
P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि थीटा इज 0, और फॉर इक्वेटोरियल, अगर इक्वेटोरियल की बात करें मतलब कि इस वाली लाइन पर कहीं भी आर दूरी पर, तो थीटा पुट करेंगे 90, तो ये खत्म हो गया, 1 का रूट 1 ही रहेगा। सो दिस बिकम पी ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्योंकि यहाँ पे थीटा पुट हो रहा है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से देख लीजिए। अब यहीं पर हम लोग कुछ और भी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, तो आप लिख सकते हैं, आपसे पूछा जाता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए रेशियो अगर कर दे तो कितना आएगा। तो साफ साफ दिख सकता है हमको कि इक्वेटोरियल वाली वैल्यू का डबल वैल्यू एक्सियल वैल्यू है, सो आप ये वैल्यू लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दूसरा भी एक पूछा जाता है एंगल के टर्म में, तो हम लोग उस पर भी बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, फाइनली हम लोग प्राप्त कर लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू डायपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर थीटा हो जाएगी पी अपन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू इन रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर कुछ एंगल के टर्म्स में आपको यहाँ बता दूँ, फिलहाल तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यू। तो कभी कभी ये सब पूछता है, थोड़ा लिख लेंगे इसको भी कि आपका पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा वीटा ये सब कांस्टेंट, तो आर के टर्म में से वेरिएशन दिखाना हो तो ईपी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यू। तो आप देखें वीपी जो था वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर था डायपोल के केस में, ईपी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यू, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब इसके बाद आप यहाँ पर एंगल के टर्म में समझिए। देखिए यहाँ पर एक और एंगल हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। आप देखिए ये वाला आर का इधर हो गया और ये थीटा एंगल पर इस तरह से जा रहा है, तो इसको रेडियल डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो ये रेडियल वाला डायरेक्शन हो गया और ये रिजल्टेंट है ईपी। तो रेडियल डायरेक्शन रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाया है, रेडियल डायरेक्शन रिजल्टेंट के साथ, या रिजल्टेंट जो रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया है, उसको हम नाम दे रहे हैं एंगल अल्फा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ लेट अल्फा इज द एंगल, ठीक है, ऑफ ईपी वेक्टर विथ रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, विथ रेडियल डायरेक्शन, लेट अल्फा इज द एंगल ऑफ ईपी विथ रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, जैसा फिगर में दिखाया गया। तो आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आप देखिए, अगर आपको मैं कहूं कि ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आपका आर, और ये एंगल बन गया अल्फा, तो टेन अल्फा आप क्या लिखेंगे? तो ऑफकोर्स सी बात है, टेन अल्फा आप क्या लिखेंगे? बी बाय ए लिखेंगे, ये वेक्टर बाय ये वेक्टर। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो ऐसे भी इसको मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा इधर से बी, और बी बाय ए आ जाएगा। तो वही बात है, इधर जो मिला दिया आपने, ये अल्फा हो गया, तो ये आपका टेन अल्फा बन जाएगा। यहाँ लिख रहा हूं क्लियरली, टेन अल्फा, तो ये वाला बन जाएगा ई थीटा बाय ई आर, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन से आपने ये लिया हुआ है। तो ई थीटा बाई ई आर सिंपल है। चलिए, ई थीटा की वैल्यू और ई आर की वैल्यू हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको प्राप्त किया था, तो उस हिसाब से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो हम लोग प्राप्त किए थे, ई आर की वैल्यू वो कुछ ऐसी थी, 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ई थीटा की वैल्यू टेंजेंशियल वैल्यू कुछ ऐसी थी, p sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। हमें यहाँ रेशियो की जरूरत है, यहाँ पर हम रेशियो लेंगे, तो p sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू में देखिए pe बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का सिर्फ sin थीटा बचेगा, यहाँ पे 2 cos थीटा बचेगा, तो ऊपर में बचेगा sin थीटा, नीचे बचेगा 2 cos थीटा, तो क्या बन गया? हाफ ऑफ टेन थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना होता है, इसको आप याद रखेंगे, टेन अल्फा बिकम्स हाफ ऑफ टेन थीटा। थीटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वो एंगल अल्फा जो है वो आपका यहाँ से निकल आएगा। तो
तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्पेसिफिक हो सकते हैं कि भाई उसका डायरेक्शन जो है वो इस रेडियल वाले डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए एंगल, तो कितना आएगा। तो आप अल्फा बराबर भी कह सकते हैं tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो ये एक याद रखने के लिए होता है। तो यहाँ तक आप लोग कवर करें तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैलकुलेशन हो गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी लास्ट टाइम कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो सो फाइनली बच्चों हम लोग समरी के रूप में इसको देख सकते हैं। किसी भी डायपोल के लिए जब ये r डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस l, लेंथ ऑफ द डायपोल, इस तरह से ये l इस सब लेंथ से काफ़ी ज़्यादा हो, l to l, r बहुत बहुत बड़ा हो, तो ही ये सब फॉर्मूला आपका लागू चलेगा। आपका vp बन जाएगा सीधा सीधा p cos थीटा बाय 4π0 r स्क्वायर, जाहिर सी बात है vp प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और ep की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन 4π0 r क्यूब एंड रूट अंडर 1+3 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन होगा अल्फा, सो tan अल्फा हम लोग यहाँ पर हाफ ऑफ tan थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, फॉर्मूले को याद रखिएगा। और कभी अगर मान लीजिए नया क्वेश्चन फ्रेम किया और बोल दिया कि नहीं हमको इस रेडियल डायरेक्शन में वैल्यू बताइए, रेडियल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वैल्यू बताइए, तो आपको इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। रेडियल वाले में 2p cos थीटा बाय 4π0 r क्यू चला जाएगा और टेंजेंशियल वाले में p sin थीटा बाय 4π0 r क्यू चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला याद रखेंगे समरी के तौर पर, ताकि प्रॉब्लम में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना तक ही रखेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिए डेरिवेशन पार्ट्स वगैरह, और बोर्ड वगैरह एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।